चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत मार्केट अपडेट के साथ करेंगे। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के लिए मुनाफा वसूली का दिन रहा। बाजार ऊपरी सर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 260 पॉइंट चढ़कर 80,502 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर 24,347 पर बंद हुआ। साथ ही मिड कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में मेटल, फार्मा, रियलिटी इंडेक्स गिरकर बंद हुए, तो वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी इंडेक्स में प्रेशर दिखाई दिया। साथ ही साथ आईटी, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। तो फरवरी में रिकॉर्ड निचला स्तर छूने के बाद रुपये में मजबूती का सिलसिला जारी है। इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले करीब 6 महीने की ऊंचाई पर रुपया पहुंच गया है। डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। बताएं मनीषा जी। रुपए में आज जोरदार बढ़त देखने को मिली। आपको याद दिला दें कि फरवरी में रुपया 88.10 का रिकॉर्ड लो छुआ था और उसके बाद फरवरी में ही यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। मार्च में 2% की बढ़त थी और अप्रैल में 1% की तेज़ी के साथ साथ हमने यहाँ पर रुपए में लगातार इम्प्रूवमेंट आते हुए देखी है। सो मच सो कि आज 84 का लेवल भी टूटा और 83-78 के लेवल्स के आसपास शुरुआत में यहाँ पर रुपए ने खुल के ज़ोरदार प्रदर्शन दिया। उसके बाद ऑफकोर्स काफ़ी सारे ये जो गेंस हैं बाजार लूज़ करता हुआ नजर आया, लेकिन रुपए में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जिनका फ़ायदा रुपया आगे जाकर भी यहाँ पर उठा सकता है। वेल मेन थिंग ये है कि एक सस्टेनेबल रैली हमने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पर आते हुए देखी है। दूसरा ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखें फॉरेन इन्फ्लोज की तरफ से, तो वो 11 लगातार दिन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है 2 सालों में जिस तरह का पैसा हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर आता हुआ देखा। थर्ड चीज़ है कि ब्रॉड रीजनल करेंसी भी यहाँ पर तेज़ी में है, यानी कि अगर आप इंडोनेशियन रुपये की बात करें, सिंगापुर डॉलर हुआ, इन सभी करेंसीज में, एशियन करेंसीज में भी तेज़ी है जिसका फ़ायदा यहाँ पर रुपए को मिला। इसके अलावा आप एक्सपोर्टर हेजिंग भी हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि रुपए अप्रिसिएट हो रहा है तो उनको नुकसान है, तो वो यहाँ पर हेज करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो काफ़ी सारे बैंक्स हैं वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर डॉलर खरीद रहे थे, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म है कि इसी साल में और अगले 3 महीने में शायद हम यहाँ यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ देखेंगे, उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनवाइंडिंग है बेरिश रुपी डॉलर की, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। ऑफकोर्स जो एक ट्रेजेक्ट्री है नियर टर्म के लिए, वो रुपए के लिए पॉजिटिव नज़र आती है। मार्केट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि 83.5, 83 तक भी रुपया यहाँ पर इस क्वार्टर में आपको उस तरह के गेंस भी दिखा सकता है। ऑफकोर्स जो नियर टर्म क्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, जिस तरह का डेटा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आएगा, उसका इम्पैक्ट हम रुपए में आता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाजार में अभी फुल जोश है और सभी तरफ से गुड न्यूज से ये न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ टेंशन भी घटा है, लेकिन अमेरिका में मंदी की आशंका गहरा रही है। ऐसे में आवाज अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब भी जानेंगे। 7:57 पर जरूर जुड़िए और देखिए बाजार सब चंगा सी। चलिए अब आपको जेएसडब्ल्यू के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर एक बड़ी खबर बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू के रेजोल्यूशन प्लान को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं आज कोर्ट ने क्या कहा है और ये पूरा मामला क्या है? 2019 में एनसीएलटी ने भूषण स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को हरी झंडी दी थी। उसके 2 साल बाद जेएसडब्ल्यू ने इसका टेक ओवर किया था, लेकिन ये मामला तब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेजोल्यूशन प्लान था वो पूरी तरह से अवैध था। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसको इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके 2 बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईबीसी के अंदर समय सीमा निर्धारित की गई है उसका पालन नहीं किया गया। 2 साल तक एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद जो जेएसडब्ल्यू है उसने उसके 2 साल के बाद इसका टेक ओवर किया। दूसरा उसने कहा कि ये जो टेक ओवर था वो इक्विटी के जरिए होना था, लेकिन यहाँ पर ओपन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी जारी हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान के अंदर कई सारी खामियां थी और शुरू से लेकर के अंत तक इसके अंदर काफी सारी खामियां हमें देखने को मिली। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस रेजोल्यूशन प्लान को रद्द कर दिया और दोबारा से भूषण स्टील के लिक्विडेशन करने के निर्देश भी दिए। जेएसडब्ल्यू ने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जारी की है। जेएसडब्ल्यू ने कहा है कि अभी हमें कोर्ट के अभी कोई अधिकारी कॉपी नहीं मिली है। एक बार जब हमें कोर्ट की अधिकारी कॉपी मिल जाएगी तब हम इसके अंदर आगे की कार्रवाई करेंगे।
शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान को एनएसई आईपीओ के लिए सेबी से एनओसी मिलने का पूरा भरोसा है। हमारे सहयोगी चैनल टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा रेगुलेशन की सभी शर्तें पूरी करेंगे। No, we have also heard interviews of SEBI chairman, and we are very positive that at some point in time they will give us NOC given the positive information is given. Okay. And if SEBI asks you to bring your stake in NSE clearing down to 50%, what is your view on that? Once the regulations are in place, of course, NSE has complied with all the regulations of the past, and it will comply with all regulations in future. आपको बता दें इससे पहले हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सेबी चेयरमैन ने कहा था कि एनएसई के आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने पर काम हो रहा है। बहुत चर्चा हो रही है कि एनएसई के आईपीओ का क्या इस समय स्टेटस है। तो एनएसई आईपीओ के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा एनएसई से हो रही है। कुछ हमने इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं, उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक तो उसमें लिटिगेशन का इशू है कि सेटल वॉट एवर इज़ लेफ्ट आउट, दूसरा उसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन का रोड मैप का इशू है, क्या रोड मैप होना चाहिए, तीसरा गवर्नेंस है, चौथा टेक्नोलॉजी है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट इंस्टीट्यूशन है, ये ठीक है कि बीएससी लिस्टेड है और एनएसई लिस्टेड होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मुंबई में चल रहे वेव समिट की। एनएसई ने आज वेव इंडेक्स लॉन्च किया। इस मौके पर एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि इस इंडेक्स में मीडिया एंटरटेनमेंट की करीब 43 कंपनियां शामिल होंगी। Created this index called Nifty Waves Index, which basically covers all the virtual activities from music to gaming and in between everything. And that's where I think this is a unique index. It has been done specifically for an industry we believe is going to grow leaps and bounds going forward. तो मुंबई में चल रहे वेव समिट का आज दूसरा दिन है। 1 मई को जियो वर्ल्ड सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव समिट का उद्घाटन किया था। वेव समिट के दूसरे दिन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी शिरकत की। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन कला का बड़ा प्रशंसक है और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें काफी मजबूत हैं। soon to be the 3rd largest in the world, meets our soaring global soft power. We are a timeless civilization that gifted humanity with the enduring ideals of Satya, Ahimsa, Ekta and Aman, truth, non-violence, unity and peace. A luminous nation that gave the world the wisdom of the Vedas, the Bhagavad Gita, and the teachings of Gautam Buddha and Mahatma Gandhi. Bharat is where it all began. India is the origin of Om, the sound of the birth of our universe, the birthplace of zero, Shunya, the beginning of the infinite, the home of Sanskrit that gave the world language, the land of yoga and Ayurveda. We are the very cradle of civilization, a cultural force whose time has come once again. चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि यूके से सस्ती स्कॉच विस्की और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कारों के आने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ये अंतिम दौर में पहुंच गया है। तो पूरी जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, क्या माना जाए, कब तक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और ये कितना अहम है?
देखिए, ये एग्रीमेंट साइन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर सहमति कब बन जाती है। तो बहुत हद तक संभावना है कि इस वीकेंड में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और अटकलें ये लगाई जा रहे हैं कि हफ्ते में दूसरी बार, एक ही हफ्ते में दूसरी बार उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूके पहुंचने वाले हैं और वहां पे इस डील को सील कर दिया जाएगा। यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किन किन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी यूके घटाएगा, किन किन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटाएगा और दूसरे मोर्चे पर किस तरह की राहत एक दूसरे को देगा, ये पूरा सील कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके कानूनी पहलुओं को लीगल वेटिंग की तरह देखा जाता है और उसके बाद उस पर साइन किया जाता है। लेकिन ये डील सील हो जाना अपने आप में बड़ी बात होगी और इसकी संभावना है कि शायद वीकेंड में आप इसको होता हुआ देखेंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि जिन दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने यहाँ ज़्यादा बाजार देते हैं। मिसाल के तौर पर जो यूके की स्कॉच विस्की है या फिर वहाँ की वाइन है, वो भारत में जब आता है तो अभी 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जाएगा, किस्तों में घटा कर काफ़ी कम किया जाएगा। इसी तरीके से वहाँ के जो लैंड जगुआर कार आती है या फिर ऐसी कारें आती है तो वहाँ पे 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है भारत में, तो दुगुनी कीमत यहाँ पे हो जाती है। तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटाएगा और वहाँ के डायमंड, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आती है तो यहाँ भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो वो भी कम होगा। दूसरी तरफ भारत के जो सामान जाते हैं यूके में, वहाँ भी यूके उस पर ड्यूटी घटाएगा। जैसे भारत से जो लेदर प्रोडक्ट हैं, फुटवेयर प्रोडक्ट हैं, वो ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा। गारमेंट ज़्यादा जाएगा भारत से, उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा। भारत के लोग वहाँ ज़्यादा जॉब वीज़ा मिलेगा तो वहाँ लोग ज़्यादा आसानी से नौकरी कर सकेंगे। तो ये सारे फ़ायदे होंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने से। यही वजह है कि इसको जल्द से जल्द साइन करने की तैयारी चल रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद मामले में ये टिप्पणी की है और बाबा रामदेव को दोबारा हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। असल में कोर्ट की मनाही के बावजूद बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया था। कोर्ट की सुनवाई की डिटेल अब ले लेते हैं असीम से। एक बार फिर से असीम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो असीम बताएं आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और किस तरह से एक बार फिर से एक निर्देश दिए गए हैं रामदेव को। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर के एक टिप्पणी की थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। बाबा ने दिल्ली हाईकोर्ट से माफी मांगी और कहा कि अपना वीडियो हटा लेंगे, लेकिन ठीक उसके उलट उनका एक और वीडियो ऐसा ही वायरल हो गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपील करी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बाबा अपनी ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी के काबू में नहीं है। हम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे और उन्हें बुलाएंगे। इसके बाद आज जब इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा से सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक बार और हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस मामले को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट नहीं देंगे या फिर कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 8 मई को कोर्ट में पेश होने को भी कहा है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद से। तो शंकर बताएं क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से। पिछले कुछ दिनों पहले नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक चार्जशीट दायर किया गया था और उस चार्जशीट पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन तमाम आरोपियों को नोटिस जारी किया है जिनका नाम उस चार्जशीट में है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो उस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों का नाम जिक्र है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में तफ्तीश के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर यह चार्जशीट को दायर किया गया था। अब चार्जशीट दायर करने के बाद जब कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है तो इस मामले पर जो अगली तारीख है उस अगली तारीख पर उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। अगर बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, सैम पित्रोदा की बात करें या सुमन दुबे की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें जो जिनका नाम चार्जशीट में है, तो उनके खिलाफ किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया है तो इस मामले में जो अगली तारीख है कोर्ट के द्वारा वो अगली तारीख मुकर्रर हुई है 8 मई की। तो 8 मई को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा और कोर्ट में हाजिर होने के बाद उन्हें कोर्ट से
बाकायदा जमानत भी लेना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब कार्रवाई आगे की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में, चाहे बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, या कई अन्य आरोपियों की बात करें जिनका नाम नेशनल हेराल्ड मामले में आ रहा है, या आगे इस मामले में आने वाले दिनों में उन लोगों से जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कई अन्य और भी आरोपियों का नाम इस मामले में सामने आ सकता है। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शुक्रिया शंकर इस पूरे अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम के विजयनगरम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया। 8900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का पहला डीप सी कंटेनर पोर्ट है। इस पोर्ट को प्रधानमंत्री ने देश के विकास में मील का पत्थर बताया। इस पोर्ट को अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। दरअसल उद्घाटन समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये समारोह देखकर कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। अब खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्टर स्कीम के तहत चलाई जा रही हैं। 23 सीटों वाली इन बसों में 6 पिंक सीटें हैं जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। खास बात यह है कि इन बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। ये बसें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। दिल्ली में पहले से 2000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल के अंत तक 2000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और अगले साल के अंत तक दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा। हमसे खास बातचीत में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अगले महीने दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी आ जाएगी। सर ये बताइए कि जैसे अभी 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है ये जो पॉलिसी है, क्या हम उम्मीद करें कि इस 3 महीने के बाद जो नई पॉलिसी आ सकती है? मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के अंदर आएगी, शायद अगले महीने भी आ जाए। और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपको इंश्योर करता हूं कि ईवी पॉलिसी जो आएगी इतनी अच्छी आएगी, दिल्ली की जनता उसको पसंद करेगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, 2030 के लिए क्या लक्ष्य है ईवी की अगर बात करें दिल्ली का? 2030 से तो 100% ईवी पे आ जाएंगे, 100%। चाहे सारे सेगमेंट्स में बसेस, एवरीथिंग। आप 30 ज्यादा चले गए, मेरा टारगेट तो 2027-28 तक है, और जो चीज पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं उसमें ऐसा आपको मिलेगा। क्या ग्रीन टैक्स, ग्रीन लेवी की भी बात कही जा रही है कि वो भी लगाया जा सकता है? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ उसका उत्तर देना ठीक रहता है। धन्यवाद सर। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम ने अचानक करवट ली और सुबह से ही भारी बारिश दर्ज की गई। जहां एक और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना भी आम जनता को करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई और 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जिनमें 2 को जयपुर और 1 अहमदाबाद में लैंड कराई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए और ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक क्लास एक्शन सूट में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वो सूद समेत घर खरीदारों का पैसा लौटाए। तो क्या होता है ये क्लास एक्शन, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग की और टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी की। आज शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। शनिवार के दिन भी जो फाइटर प्लेन है वो एयर शो करेंगे। अब आपको पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े बड़े अपडेट बता देते हैं। पहलगाम के बैसरन घाटी में एनआईए की टीम एक बार फिर से पहुंची है। एनआईए के डीजी श्रीनगर में मौजूद है। जांच के लिए विशेष उपकरण लेकर एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची। एनआईए की टीम कल भी बैसरन घाटी में गई थी और वहीं एनआईए के सूत्रों से खबर मिल रही है कि कई खच्चर वाले इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं और पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें, अब तक 1500 से ज्यादा जो खच्चर वाले हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है और सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि लगातार 8 दिनों से पूछताछ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक बड़ा अपडेट यह भी है कि पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई और पाकिस्तान सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार की गई इस जांच रिपोर्ट को जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य धार्मिक समारोह और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद उन्होंने दर्शन भी किए। मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।